आज तक मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल से। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से होकर जाएगा? इस सवाल के पीछे योगी आदित्यनाथ की कैराना यात्रा है। आज योगी आदित्यनाथ कैराना में पलायन कर वापस लौटे परिवारों से मिले। वही हिंदू परिवार जो अखिलेश राज में घर छोड़कर चले गए थे, पर योगी राज में अपने घर वापस लौट आए थे। विपक्ष योगी की कैराना यात्रा को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहा है, लेकिन योगी इसे तालिबानी सोच को कुचलने वाला मॉडल बता रहे हैं। आखिर पश्चिमी यूपी के छोटे से कस्बे कैराना में ऐसा क्या है कि इसे 2022 की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जा रहा है? मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से आई इन तस्वीरों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को कई चश्मे से देखा जा रहा है। वजह है हिंदुत्व की लाइन पर योगी की फ्रंट फुट पर बैटिंग। कैराना की धरती पर अखिलेश राज में हुए हिंदुओं के पलायन पर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर बरसे, अपराधियों पर गरजे और घर वापस लौटे हिंदुओं के घर पहुंचे। चीजें आगे बढ़ेंगे तो एक नया विश्वास जगेगा, और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की में ढेर हो गया जी। 3 परिवार 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इसलिए प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा। सो उसने पाया, ठीक है ना? सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। आज योगी हिंदुत्व पर खुल्लम खुल्ला बोले, ठोको नीति पर बोले। एक शब्द में समझे तो योगी ने 2022 के चुनावी एजेंडे की प्रस्तावना पढ़कर सुना दी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। बीजेपी को पता है कि अगर 2022 और उसके बाद 2024 में जीतना है तो उसे अपने 2 बेस मजबूत करने होंगे। पहला कोर हिंदू वोटर बेस और दूसरा पश्चिमी यूपी में जातों की नाराजगी दूर करना। इन दोनों मोर्चे पर कैराना का दाव एकदम फिट बैठता है। यही वजह है कि योगी के कैराना कार्ड को विपक्ष ने धर्म के तराजू से जोड़कर देखा है। वो हर दम धर्म, टीका, भगवान इनका नाम लेते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर उस पर कर लेते हैं। पर उससे पहले मेरी एक प्री कंडीशन है, उनको प्रभु श्री हनुमान से पहले जाके माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ किसी भी तरह का सत्संग नहीं कर सकता, वो भी धर्म के बारे में, जिन्होंने प्रभु के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां करी। उन्होंने भगवान श्री हनुमान की जाति बताने का पाप किया। उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर या मस्जिद शिवालय के झगड़े वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? कब तक मजहबी नफरत फैलाते रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी? सवाल करिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों का 22,000 जो हक था उसको किस पार्टी को आपने दे दिया, किस स्वजाति लोगों को दे दिया? चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो, एंटी लव जिहाद कानून
इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना हो या फिर बुलडोजर और एनकाउंटर नीति की बात हो, योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदूवादी और सख्त फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की रही है। तो क्या कैराना मॉडल से 2022 जीतेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या हिंदुओं का पलायन बनेगा चुनावी मुद्दा? अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहाँ पर मुलाकात की है। क्या मुजफ्फरनगर दंगा के जख्म अभी भरे नहीं? पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुसलमान का धर्म काटा। हमें इतनी खुशी है, हो नहीं सकती कभी भी। हमारा माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, समझ गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल कर जीते हैं। तो आप यहाँ से छोड़ करके भी आप लोग चले गए थी, महिलाएं भी हमारे साथ? हाँ सुना है, मतलब यहाँ पे गए तो हाँ, लेकिन जो गए थे वो वापसी आ गए हैं। कैराना कैराना जपना, हिंदू वोट अपना। आज योगी ने कैराना में 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात यह कि हिंदू पीड़ितों से मिलना कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बड़ी बात, पलायन के गुनहगारों को ऐसी सजा मिली है कि उनके आने वाली कई नस्लें दोबारा ऐसे जुर्रत नहीं करेंगी। तीसरी बड़ी बात यह कही कि आज धर्म चक्र ऐसा घुमा है कि विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, माथे पर लंबा टीका लगाकर खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में जुटे हुए हैं। आज कैराना के बहाने योगी विपक्ष पर जबरदस्त हमलावर थे। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री योगी ने जो बातें कही वो कैराना में कही। ये वही कैराना है जहां 2017 के चुनाव के ठीक पहले हिंदुओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था। आगे बढ़े उसके पहले कैराना पलायन का ये पूरा का पूरा मामला है क्या, उसके बारे में जल्दी से आपको समझा देते हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाया था, जिसको जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया था। साल 2016 में सैकड़ों हिंदू परिवारों के पलायन का दावा उनकी ओर से किया गया था।
अपराधियों ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया। बार बार बीजेपी इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाती रही। जहानपुर गांव में 60 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया था। इसका जिक्र बार बार हुकुमदेव की ओर से किया गया। हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखा था। आपको बता दें, वो रिपोर्ट भी आज तक ने आप तक पहुंचाई थी। इस तरह की खबरें अलग अलग हिस्सों से कैराना के लगातार निकलकर सामने आई थी। तो कैराना पलायन का मुद्दा क्या है, ये आपने जान लिया। यहां पर पीएसी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएसी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएसी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के लोगों को अखिलेश राज की याद दिलाई। अपनी सरकार और अखिलेश सरकार का फर्क समझाया। देखिए, जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे। वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बार बार हिंदुओं की एकता का मतलब क्यों समझाया जा रहा था, इसके पीछे का गणित आखिर क्या है, हिंदू मुस्लिम का रेशियो कितना है। अगर कैराना की मद्देनजर हम बात करें, वो आपके सामने रखते हैं। आप देख पा रहे हैं कैराना में आबादी जो है 89,000, मुस्लिम जिनमें 71,863 है और हिंदुओं की आबादी 16,320 ही है। हिंदू आबादी 16,320 है, जिनमें 50% कारोबारी हिंदू हैं। और दरअसल इसी आंकड़े के जरिए बार बार हिंदू एकता की बात कहने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदुओं के पलायन का मुद्दा जोरदार तरीके से 2017 के चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की ओर से उठाया गया था और 90% हिंदुओं का पलायन हुआ। बार बार इस बात पर जोर देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई और इसी बात को आज एक बार फिर से अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री योगी की ओर से। इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है और आपकी इस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं। याद है हमारे विधायक और सांसदों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाबू हुकुम सिंह जी के खिलाफ, इतने वरिष्ठ नेता के खिलाफ, श्री सुरेश राणा के खिलाफ, श्री तेजेंद्र नरवाल के खिलाफ, श्री संजीव बालियान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, प्रताड़ित किया जाता था, महीनों महीनों इन्हें जेल में डाला जाता था, दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था।
लेकिन आपकी आवाज को उठाने वाले नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, झूठे मुकदमों में फंसा करके उलझाया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना में हिंदुओं का पलायन अखिलेश राज में किसी दाग जैसा है। ये वही दाग है जिसने सियासी तौर पर कई बार अखिलेश यादव को नुकसान भी पहुंचाया है। अब जरा एनएचआरसी की रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला। देखिए, पलायन पर एनएचआरसी की रिपोर्ट क्या कहती है। 2013 के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कैराना में पलायन हुआ। एनएचआरसी की रिपोर्ट की ओर से ये का हवाला देते हुए ये बातें हम आपको समझा रहे हैं। साजिश के तहत हिंदू महिलाओं के साथ वहां पर होती थी छेड़छाड़, ये बातें निकलकर सामने आई हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट की आगे की लाइनें आपको हम दिखा देते हैं। षड्यंत्र के तहत हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। हिंदू परिवार दहशत के चलते पुलिस तक शिकायत करने के लिए नहीं जाते थे, यानी कि उनको डर लगता था। यही वजह रही कि पुलिस के पास शिकायत करने से भी लोग बचते रहे। रिपोर्ट में एक हिंदू महिला के गैंगरेप और मर्डर का भी जिक्र है। स्थानीय पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, यानी कि पीड़ित परिवार ने शिकायत की लेकिन पुलिस ने मुंह फेर लिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैराना में हिंदू कारोबारियों की टारगेट किलिंग हुई थी। बार बार ये दाग, ये सवाल अखिलेश यादव का पीछा करता है। डर और दहशत की वजह से हिंदू परिवारों का वहां से बड़ी तादाद में पलायन हुआ। तो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया? कारण है किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। किसानों को भुनाना तो चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उनके हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया। पहले लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। भाइयों बहनों, आज जिन योजना सरकारें विकास तो कुछ नहीं करती थी। विकास का मतलब एक परिवार होता था। विकास का मतलब न सड़क, न बिजली, न पानी, न हॉस्पिटल, न गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, न किसानों के लिए क्रय केंद्र, न समय पे खाद, न समय पे बीज, कुछ भी तो नहीं मिलता था। कोई सुविधा नहीं मिलती थी। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, और न गरीब को मकान मिलता था, न शौचालय मिलता था, न बिजली का कनेक्शन मिलता था। कोई अपनी कन्या की शादी करते समय कन्यादान के रूप में रसोई गैस का कनेक्शन देना चाहता था, नहीं दे सकता था क्योंकि उपलब्धि नहीं था। कोई गरीब बीमार होता था तो उस बेचारे के लिए उपचार के लिए वह असहाय महसूस करता था। आपने कैराना पलायन पर योगी सरकार के एक्शन की रिपोर्ट के बारे में सुना। योगी आदित्यनाथ ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड के साथ 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया। योगी ने जो कहा उस पर कैराना के लोग क्या सोचते हैं, आज आपको सुनना चाहिए। पुरानी बात बताइए और आज की बात बताइए। मैं पुरानी बात तो ये है भाई जी, बस जिस तरह उन्हें तो हमें पता, बस एक जो मोमबत्ती का 10,000 रुपया भाव था ना, वो 1,000 की लगी थी, अब जो है 1 लाख की होगी। इतनी बात होगी यहाँ योगी की। इतना बड़ा इन्होंने करा यहाँ के वास्ते, भगवान सबको हमको नुके सबका वास्ते करे। जब भी आए योगी आए। आपके लिए क्या मुश्किल थी, हालात में क्या परिवर्तन? हम ना तो घर से बाहर निकल सकते थे, अब हम चाहे जैसे घूमते हैं, दिन में घूमे, रात में घूमे, बहू घूमे, बेटी घूमे, कोई भी घूमे। योगी राज में सब स्वतंत्र हो गए, गुंडों का नामो निशान मिट गया। आप कहाँ गए थे? आपके भी परिवार को बाहर जाना पड़ा था? हमारे पड़ोस के परिवार को बाहर जाना पड़ा था। गुजरात चले गए थे, सूरत में। एक भैया वापस आ गए, एक भैया वहीं पे है अभी, वो भी आ जाएंगे अब। तो ये
स्थिति है, कई लोगों को यहाँ से परिवार छोड़ करके परिवार के साथ विस्थापित होना पड़ा था। अब आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किस तरह का प्रदर्शन किया था, वो आंकड़े आपको दिखा देते हैं। दरअसल इन्हीं आंकड़ों की बदौलत 2022 में भी बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट और सीटें उसको हासिल हों। ये 2017 का आंकड़ा है। कुल 136 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने 2012 में सिर्फ 20 सीटें यहां से हासिल की थी, लेकिन 2017 के चुनाव में उसको 103 सीटें हासिल होती हैं। समाजवादी पार्टी, जिसको 2012 में 58 सीटें मिली थी, आप देख पा रहे हैं 2017 में सिर्फ 27 सीटें उसे मिली थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 सीटें गई थीं। इसी के आधार पर बीजेपी एक बार फिर से अपना पूरा जोर पश्चिमी यूपी में लगा रही है। तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो ये तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं था। ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे छठ पर यमुना में जहरीले झाग, बीजेपी वर्सेस आप। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश भर में छठ पूजा का महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली में छठ को लेकर सियासी चिंगारी भड़क गई है। दिल्ली की यमुना में छठ की व्रती महिलाओं ने जहरीले झागों के बीच आस्था की डुबकी लगाई तो तस्वीरों ने हैरान और परेशान कर दिया। यकीनन ये जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सरकार को त्योहार के मौके पर यमुना में तैरते ये जहरीले झाग दिखाई नहीं दिए? मैली यमुना में आस्था की डुबकी लगाने की नौबत क्यों और किसकी वजह से आई? छठ पर्व पर दिल्ली में संग्राम क्यों छिड़ा है? मैली यमुना में छठ पर्व क्यों मनाना पड़ रहा है? साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यमुना में जहरीले झाग का जिम्मेदार कौन है? यमुना जी क्यों प्रतिबंधित रहेंगी? क्योंकि ये जो दृश्य है ना, इधर आना बाबू, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। क्या यमुना की गंदगी के बीच ही मनेगा छठ पर्व? यमुना के सफेद झाग के बीच स्नान पर सियासत क्यों भड़की? मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी ताकत होती है, वो अगर चाहे तो यहाँ पर पूरा प्रशासन लगाकर यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, उनकी सारी व्यवस्था कर सकते हैं, जो आज वो नहीं कर रहे। प्रदूषण वाली यमुना पर क्या बोली केजरीवाल सरकार? प्रवेश वर्मा जी यमुना घाट पर दिखे, शायद जिंदगी में पहली बार यमुना घाट पर गए होंगे। छठ पर यमुना में जहरीले झाग, बीजेपी वर्सेस आप। दिवाली के बाद पहले दिल्ली की हवा जहरीली हुई और अब छठ के महापर्व पर यमुना में जहर झाग बनकर तैर रहा है। जैसे ही जहरीले झाग में छठ की व्रती महिलाओं ने स्नान किया, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ सियासी यलगाड़ छेड़ दी। मनोज तिवारी तो बोट लेकर कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंच गए और समूची दिल्ली को यमुना का जहर दिखाने लगे। लेकिन इसका जवाब केजरीवाल सरकार ने भी दिया और मैली यमुना का मुजरिम हरियाणा की बीजेपी सरकार को बता दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है।
आज नहाए खाए है। व्रती महिलाएं आज से छठ महापर्व कर रही हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना किनारे व्रती महिलाएं छठ पर्व का पहला स्नान करने पहुंची तो संग्राम जोरदार छिड़ गया, क्योंकि व्रती महिलाएं यमुना के जहरीले झागों के बीच डुबकी लगाती हुई नजर आई और जिसने भी जहरीले झागों के बीच इन महिलाओं को स्नान करते हुए देखा वो दंग रह गया। आप देख सकते हैं कि कैसे जहरीले झाग यमुना में तैर रहे हैं। यकीनन ये झाग अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को बीमार कर सकते हैं, लेकिन व्रती महिलाएं इसी जहरीले पानी में अपनी आस्था निभा रही हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है, कोई प्रदूषण नहीं हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है हमारे लिए पवित्र है। ये हमारी जो बीमारी अंदर होता है ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी जी साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें, इसी वजह से हम लोग करते हैं बस। आपके हाथ में ये पानी है, इस पानी को लेकर के आप घर भी जाएंगे? हाँ, घर भी जाएंगे, अभी इसी से सब कुछ ग्रहण करेंगे, इसी से प्रसाद उधार सब कुछ गंगा जल वो सब कुछ छीटेंगे, उसको बाद वो खाना बनाएंगे, उसको बाद ग्रहण करेंगे, उसको बाद सब कुछ करेंगे। इसके प्रसाद उरसाद सब इसी से आज से शुरुआत है हमारे छठ पूजा। छठ पूजा बहुत भारी है तो इनको सरकार के सुविधा करना चाहिए। सरकार आ जाते हैं वोट लेने और कोई चीज के सुविधा नहीं करते। जैसे ही यमुना के जहरीले झाग टीवी चैनलों पर तैरना शुरू हुए, व्रती महिलाएं इन झागों के बीच स्नान करती हुई नहाए खाए की परंपरा निभाती हुई नजर आई। तगड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यमुना में तैरते जहरीले झागों का मुआयना करने के लिए बोट पर सवार हो गए। कि कोई सरकार जब अपने राज्य में लोगों को मौत बांटने लगे, जहरीली हवा AQI 999-91, मैं आज तक की रिपोर्ट देख रहा था, और ऊपर से ये पानी की स्थिति, ये आप 2 दिन के लिए कह देते हैं अमोनिया है, पानी नहीं जाएगा। क्या अमोनिया समाप्त हो रहा है? आप यही पानी फ्री में देना चाहते हैं? मतलब आप मौत बांटना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि यमुना के इस पानी में इस वक्त घातक अमोनिया और फास्फेट का लेवल घातक स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस वक्त यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 3 ppm यानी 3 पार्टिकल पर मिलियन है। भारत मानक ब्यूरो यानी BSI के मुताबिक पीने के पानी में 0.5 ppm तक की इजाजत होती है। इस वक्त ये 6 गुना हो चुका है। और मुसीबत इतनी ही नहीं, पानी को साफ करने के लिए जो क्लोरीन उसमें मिलाया जाता है वो अमोनिया के साथ मिलकर क्लोरोमाइन बनाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अब सवाल ये कि छठ पर्व आज से शुरू हुआ है। 8 नवंबर से 4 दिन के छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। आज छठ पूजा का पहला दिन है। बिहार और यूपी के अलावा ये त्योहार दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने तो छठ पर्व पर सार्वजनिक छुट्टी तक का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली की यमुना में जहरीले झागों के बीच छठ पर्व पर बीजेपी कोहराम मचा रही है। आओ डुबकी लगा के दिखाओ। लेकिन जो आस्था में लोग डूबे हुए, हमारी बहनें, वो मजबूरी में डुबकी लगाने को मजबूर है। अब सवाल ये कि जब दिल्ली सरकार को पता है कि छठ पर्व है तो यमुना की साफ सफाई क्यों नहीं कराई गई? क्या दिल्ली सरकार का यमुना के जहरीले झागों पर ध्यान नहीं गया? हालांकि दिल्ली सरकार इस पर अपना तर्क रख रही है। दोनों 2 चीजें हैं। अगर आप यमुना को कितना भी साफ कर देंगे, अगर पीछे से जहरीला पानी छोड़ा जाएगा तो यहाँ साफ थोड़ा हो जाएगा आकर के। भाई ये जो समस्या अभी जो दिख रही है वो तो जहरीले पानी की दिख रही है ना, झाग दिख रही है। झाग तो पीछे से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से हुआ है। तो इसमें तो सारा भाजपा का रोल है। LG साहब भाजपा के, हरियाणा की सरकार भाजपा की, सांसद भाजपा के, तो ये तो एक खेल चल रहा है। हम आपको बता दें कि छठ पूजा पर पॉलिटिक्स सिर्फ यमुना के जहरीले झागों पर नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली में छठ पर्व कहां और कैसे मनाया जाए, राजनीति इस पर भी हो रही है। और इसलिए मनोज तिवारी झाग दिखाने के लिए यमुना में उतर गए। तो बीजेपी के एक और सांसद परवेश वर्मा दिल्ली में यमुना के ITO घाट पर पहुंच गए और वहां पूजा शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये यमुना जो केजरीवाल ने साफ नहीं करी है, इसमें पूरे दिल्ली का प्रदूषण आज भी जाता है। हम यहाँ पर
एमसीटी को बोलेंगे, मेरे साथ में हमारे मेयर हैं, हमारे मनीष सिंह जी हैं, मैं उनको बोलूंगा कि साफ पानी दें। भाजपा की जब सरकार थी एक जगह भी ये पूजा नहीं कराते थे, एक जगह भी नहीं ये कराते थे। आज 1000 जगह पे हो रही है, अब इससे बेचैन है। यमुना में तैरते इन झागों पर बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेर रही है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि यमुना का ये हाल हरियाणा से छोड़े जाने वाले औद्योगिक कचरे की वजह से है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक रंगाई, उद्योग, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो झाग है ये फॉस्फेट्स की वजह से आते हैं, जो कि डिटर्जेंट से, डाइंग फैक्ट्रीज से, टाई एंड डाई फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। और ये अभी नया फिनोमेना नहीं है, ये आज क्योंकि ये पूजा हो रही है इसलिए हमें और ज्यादा स्टॉकली दिखाई दे रहा है। यमुना में ये झाग अक्सर दिवाली और छठ के वक्त ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस दौरान सरकारी दफ्तर बंद होते हैं और यमुना में केमिकल या कचरा डालने वालों को मनमाने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि यमुना का पानी जहरीला होता जाता है। अनीशा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। जहरीले झाग के बीच व्रती महिलाओं के स्नान को बीजेपी मुद्दा बना रही है, लेकिन इस पर केजरीवाल सरकार ने दो टूक कह दिया है कि यमुना किनारे छठ पर्व मनाने की परमिशन ही नहीं है, और इस पर बीजेपी सीधे एलजी से जाकर क्यों नहीं सवाल करती। साथ ही दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि उन्होंने तकरीबन 1000 जगहों पर शानदार छठ मनाने की व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी के दो सांसद आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने यमुना की गंदगी को छिपाने के लिए यमुना किनारे छठ मनाने पर पाबंदी लगाई है। दिल्ली में छठ पूजा पर राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने छठ त्योहार मनाने को लेकर शुरू की थी, और जब यमुना में जहरीला झाग दिखाई दिया तो पॉलिटिक्स झागों की तरफ भी घूम गई। हम आपको बता दें कि बीजेपी सांसद परवेश वर्मा दिल्ली में छठ मनाने पर छिड़े विवाद को लेकर ही आईटीओ घाट पर पूजा करने पहुंचे थे, क्योंकि परवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार को पहले ही चुनौती दे दी थी कि वो आईटीओ घाट पर जा रहे हैं। उन्होंने लिखा था, मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है तो हमें रोक कर दिखाइए। अब सुनिए छठ मनाने को लेकर संग्राम छिड़ा क्यों है। दरअसल दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने की इजाजत नहीं है। कोरोना को लेकर डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने घाटों पर छठ मनाने की इजाजत नहीं दी है। डीडीएमए एलजी के तहत काम करती है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार को ही कोस रही है। उसका कहना है कि पहले तो केजरीवाल सरकार ने छठ को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था, अब वो लोगों को घाटों पर आने नहीं देना चाहती है। इस आरोप का जवाब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया। देखिए, जो दिल्ली में सारे फैसले लेते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही लेते हैं। जब वो बोलते हैं कि हम जो पानी का बिल नहीं भेजेंगे, वो फैसला भी दिल्ली के मुख्यमंत्री लेते हैं। फिर वो फाइल भेजते हैं एलजी के पास में। एलजी तो एक वो औपचारिकता करते हैं कि उसमें साइन कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली एक अपना यूटी है, उसमें फाइल हर सारे फैसले की फाइल आखिरी में एलजी के पास जाती है, एलजी को साइन करना होता है, मगर फैसला दिल्ली सरकार का होता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का होता है। यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं होगी, इसका फरमान एलजी साहब ने दिया, जो भाजपा के हैं। यमुना के अंदर जो पानी है, आज आपको जो पूरा झाग दिख रहा है, दिल्ली के लोगों ने पानी नहीं छोड़ दिया नया। यमुना के अंदर जो पानी अभी झाग वाला आया, हरियाणा से आया, जहरीला पानी हरियाणा से छोड़ा गया, जहां बीजेपी की सरकार है। तो पहले जो है घाट पे मना किया गया, फिर 2 दिन पहले जहरीला पानी छोड़ा गया हरियाणा से, जहां बीजेपी है, और बीजेपी के सांसदों को आज घाट पे पहुंचा करके बैठ दिलवाई गई। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यमुना किनारे छठ मनाने पर पाबंदी है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1000 के करीब जगहों पर छठ पर्व मनाने के इंतजाम किए हैं, जिनमें कई पार्कों में इंतजाम किया गया है, तो कई जगह नहर के किनारे भी छठ पर्व मनाने को कहा गया है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर छठ पूजा पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। तो सुनिए, सवाल दिल्ली में 29% पूर्वांचली वोटों का है। यूपी बिहार के वो प्रवासी जो सीधे सीधे दिल्ली की 27 विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं, जिनके लिए छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। दिल्ली में छठ पर राजनीति की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी।
और तब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने छठ पर सार्वजनिक अवकाश की मांग उठाई थी और इस दफा दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पंकज जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की एक अदालत ने उपहार सिनेमा कांड पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सिनेमा हॉल में आग लगने के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने पर यह फैसला आया है। इस फैसले में अंसल बंधुओं पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो साथ ही 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। साल 1997 यानी 24 बरस पहले एक भयावह त्रासदी में 28 परिवार के लोगों ने अपनों को गंवा दिया। जी हां, उपहार सिनेमा कांड के बारे में आपने भी सुना होगा। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। मैटिनी शो के दौरान फिल्म चल रही थी, तभी सिनेमा हॉल में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। अब इस केस में फैसला आया है। सबूत मिटाने के आरोप में अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में दोनों भाइयों पर 2.5 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया है। इसमें कोर्ट ने मैक्सिमम सेंटेंस दिया है 7 साल का और सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का फाइन और कॉम्पेंसेशन देने का डायरेक्शन दिया है और बाकी अक्यूज पर्सन्स को 3 लाख का। वहीं कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा और अन्य 2 आरोपियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैंने रात भर इस पर विचार किया और मुझे लगा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में 8 अक्टूबर को रियल एस्टेट बिजनेसमैन अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।